आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी 10th क्लास अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है मेथेन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो मेथेन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CH4। CH4 की हमने यहाँ पे बिंदु संरचना भी लिख रखी है, जिसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 बाह्यतम कोश में, ठीक है। और वो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ये चौथा हाइड्रोजन, ऐसे कुल मिला के 4 हाइड्रोजन कार्बन से बंधित होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से साझा करके प्राप्त कर लेते हैं। और कार्बन को चाहिए 8, तो 4 तो इसके हो गए, 4 ये एक एक हाइड्रोजन के द्वारा लेकर अपनी संयोजकता को अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है सीएनजी का मुख्य घटक होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। इसका सूत्र भी हमने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र और एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो ये तीसरा जो और चौथा प्रश्न है ये लगभग इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। फिर आप इस 2 को हटा दोगे तो एल्किन का सामान्य सूत्र बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, 2 यहाँ से घटाया तो 2 और घटाएंगे, -2 करेंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र बन जाएगा। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र हम इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है एल्किन के संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो संकलन का मतलब होता है जब हमको हाइड्रोजन को जोड़ना हो, तो उसके लिए हम उत्प्रेरक के तौर पे निकल का इस्तेमाल करते हैं, निकेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, एसिटिक व मेथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखना है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? वो हमारा होता है CH3COOH, ठीक है। अगर हम इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नामकरण करें तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन होते हैं तो एथेन बोलते हैं, और ओइक हमने COH समूह के लिए लगा रखा है, तो ओइक अम्ल जो है COH समूह के हिसाब से आ जाएगा। तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के हिसाब से एथेन प्लस ओइक अम्ल। मेथेनोइक है मतलब 1 कार्बन होगा और कौन सा समूह होगा? OH, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, तो SCOH जो हो जाएगा वो मेथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है उनको हम संतर्क हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। उसका उदाहरण क्या है? एल्केन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र हमने ऊपर देखा है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रि आबंध पाया जाता है। तो जिनके मध्य एकल आबंध पाया जाता है उसको तो हम बोलते हैं संतरक, और जिसमें द्वि या त्रि आबंध पाया जाता है उसको हम बोलते हैं असंतरक हाइड्रोकार्बन। और असंतरक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एल्किन और दूसरा होता है एल्काइन। जिसमें द्विबंध पाया जाएगा कार्बन कार्बन के मध्य वो तो हो जाएगा एल्किन, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रि आबंध पाया जाएगा उसको अपन बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, CNG तथा LPG का पूरा नाम लिखिए। तो CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला है LPG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, या फिर हिंदी में हम लिखना चाहें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये इनके फुल फॉर्म या पूरे नाम हो गए। अगला प्रश्न है 10वां, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो कार्बन परमाणु कौन से नंबर पे आता है? कार्बन परमाणु आता है 6ठे नंबर पे। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं वही उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो वही उनकी संयोजकता भी कहलाती है ज़्यादातर में। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु के 2 अपरूपकों के नाम बताने हैं। तो कार्बन परमाणु के 2 अपरूपकों के नाम है, पहला है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है। 12वां प्रश्न है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने का कारण क्या? देखो, अगर हम समझना चाहें तो किसी में भी चालकता का काम होता है या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होने चाहिए उसमें आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, मुक्त आयन हो। दोनों में से अगर कोई भी होगा तो वो विद्युत का चालन करेंगे। तो जब ग्रेफाइट की संरचना देखी जाती है तो उसमें कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है
वो असंयोजित अवस्था में रहता है, मतलब वो किसी से संयोग नहीं करता है। तो संयोग नहीं करने के कारण क्या होगा, वो मुक्त अवस्था में रहेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है तो वो विद्युत का चलन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन एक असंयोजी अवस्था में, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन असंयोजी अवस्था में होता है, जो कि क्या करता है, विद्युत का चलन करता है। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न है सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। तो दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के कारण बनने वाले आबंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। इनको अपने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इन्होंने साझा करके इस वाले हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, और इसने भी क्या किया, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2-2। तो यहाँ पे जो ये बंध बना है, इस बंध को हम कौन सा बंध बोलेंगे, सहसंयोजक बंध बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन के यौगिक के विशाल संख्या दिखाई देती है। तो पहला हम इसको जानते हैं कि श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर ऐसी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे एल्केन बना सकता है, एल्कीन बना सकता है द्विबंध बना के, ठीक है, त्रिबंध बना के वो एल्काइन बना सकता है। तो ये कौन सा गुण है कार्बन का, ये श्रृंखलन का गुण है। ठीक है, दूसरा है चतुर्संयोजकता। अब चतुर्संयोजकता के अनुसार क्या है कि कार्बन सीधी सीधी चेन में भी जुड़ सकता है और 3 अन्य मतलब 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़ सकता है। जैसे मान लो कि एक जगह पे हाइड्रोजन, या फिर हो सकता है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए, या हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, या हो सकता है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाए। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके साथ जुड़ने की जो संयोजकता है, जो एबिलिटी है, वो किसके कारण है, इसके पास 4 जो संयोजकता है उसके कारण है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु के हम 2 गुण जानते हैं जिसके कारण हमें विशाल अणु देखने को मिलते हैं कार्बन यौगिकों के। अगला प्रश्न है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। देखिए, तो ब्यूटेन में जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन प्लस ऑन से बना है, तो ऑन जो आता है वो कौन से समूह का नाम आता है, कीटोन। ऑन और कीटोन बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में एकदम सेम आ रहा है, तो ऑन से आप याद रख सकते हैं कीटोन समूह जो है वो क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह होगा। इसका सूत्र क्या होता है, सी डबल बॉन्डेड हो, और हमेशा ये क्या रहते हैं, बीच में पाए जाते हैं, या ये कभी भी सिरे पे नहीं होंगे। तो इसलिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको मध्य में कहीं ना कहीं देख लें, ये कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है, मतलब वो कौन सी समूह का होगा, कीटोन समूह का होगा। ब्यूटेनॉन का हमने यहाँ पे संरचना भी बनाई है, जिसमें CH3 CH2 CH3, सी के साथ हमने डबल बॉन्ड रख रखा है, क्योंकि हमने बताया था कि भाई जब भी कीटोन समूह आएगा वो मध्य में आएगा, सिरे पे कभी नहीं आएगा। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 के हिसाब से इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस कौन सा समूह जुड़ा है इसमें, कीटोन, तो कीटोन का हम जोड़ देंगे नॉन, तो कौन सा नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेनॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए तथा यौगिकों के सूत्र भी लिखिए। तो हम यहाँ पे हमको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेनल, प्रोपेनॉन, नॉन और प्रोपेनॉल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं, इसके हमको क्या करना है, इनके सूत्र लिखने हैं और इनके समूह की पहचान करनी है। तो एथेनोइक ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जो होता है वो होता है COOH। तो COH समूह जो होता है वो कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, फिर है तो इसका नाम सूत्र भी लिखना है, तो ये सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई कितने हैं, एथेन। एथेन का मतलब कार्बन 2 होंगे, और उस पर कौन सा समूह होगा, ओइक अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह होगा। तो कार्बोक्सिलिक समूह हमने यहाँ बना दिया COH, और बाकी की संयोजकता हमने क्या कर दी, पूरी कर दी, 1 2 3 4। तो क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे इसकी संयोजकता पूर्ण कर दी। अगला है इसमें ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो का मतलब होता है ब्रोमीन जोड़ना है हमको, पेंटेन का मतलब क्या हुआ, जो श्रृंखला है हमारे पास कार्बन की उसमें 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बना दी। इसमें पहले नंबर पे हमने किसको जोड़ दिया, ब्रोमो को जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे 1 2 तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे ही करते करते इस कार्बन की कितनी है, 1 2
और 3 और ये पीछे एक कार्बन के साथ बने तो 4, तो ऐसे संयोजकता इसकी पूर्ण होगी। ठीक है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, उसका सूत्र क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर है हेक्सेनल। हेक्सेनल में एल जो समूह है वो एल्डिहाइड समूह को बताता है, तो एल्डिहाइड समूह तो हो गया हमारे पास हमेशा सिरे पे मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें हेक्सेनल है, मतलब कार्बन की जो संख्या है हेक्सेन के हिसाब से 6 है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस समूह को भी हम हेक्सेन की श्रेणी में रखते हैं जो कार्बन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा और ये उसका क्रियात्मक नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन तो देखो वापिस से कीटोन जैसे समूह है, तो कीटोन समूह हो जाएगा इसमें। प्रोपेन का मतलब हो गया कार्बन की 3 संख्या, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एक यहाँ से साझा हो गई और 3 हाइड्रोजन यहाँ से। इसी कार्बन की देखें, एक यहाँ से साझा हो गई, एक यहाँ से हो गई और दो यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी होगी, टोटल 2 3 4। इस कार्बन की देखें, एक यहाँ संयोजकता पूरी हो रही है, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 संयोजकता इसकी भी पूरी हो रही है, तो इसका क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा कीटोन। ठीक है, और इसका सूत्र हो गया CH3COCH3। प्रोपेनॉल की बात करें तो इस पे आ रहा है समूह ओल। कौन सा समूह आ रहा है, ओल। तो ओल समूह जो है वो किस में आता है, एल्कोहल में आता है। किस में आता है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल समूह की पहचान करने के पीछे हमको देखना है कि क्या लिखा हुआ है। प्रोपेनॉल है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3, 1 2 3, और 3 के हिसाब से हमने क्या किया, OH समूह फर्स्ट वाले पे जोड़ दिया, बाकी पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को जोड़ जोड़ कर कार्बन की संयोजकता को पूर्ण कर दिया। इसका जो क्रियात्मक समूह का सूत्र है वो तो ये हो गया, और इनका जो नाम है वो क्या हो जाएगा अपने पास, एल्कोहल। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो इनका नामकरण करना हमको, तो नामकरण में देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट सेकेंड, मतलब यहाँ पे कार्बन की कितनी श्रृंखला दिख रही है हमें, 2, तो 2 कार्बन के हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे एथेन। पर इसमें ब्रोमीन भी जुड़ा है, तो ब्रोमीन अगर जुड़ता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रोमो, अगर Cl जुड़ा होता तो हम बोलते हैं क्लोरो, और अगर फ्लोरीन जुड़ा होता F तो हम बोलते हैं फ्लोरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पे तो ब्रोमो है और ब्रोमो, और कितने कार्बन है, तो 2, तो ब्रोमो एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। दूसरे में हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्डेड O और H। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कीटोन समूह है, कीटोन समूह नहीं है, ये CHO है। CHO समूह जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कीटोन है या नहीं, तो हम ऐसे पहचान करेंगे क्योंकि ये हमेशा, कीटोन जो होता है वो हमेशा मध्य में आता है, ना कि सिरे पे आता है, जबकि ये सिरे पे दे रखा है, तो ये कौन सा समूह होगा, हमेशा एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक कार्बन के हिसाब से हम इसको बोलेंगे मेथेन, और मेथेनल समूह के लिए, मतलब एल्डिहाइड समूह के लिए हमको कौन सा लगता है, एल समूह लगता है, तो मेथेनेल। ठीक है, अगला है C, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बने हुए, और 6 कार्बन में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध दिख रहा है। तो त्रिबंध जब आता है तो हम उसमें वर्ड यूज करते हैं आइन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आइन। तो हम क्या करेंगे, हेक्स लगाएंगे, और हेक्स में कितने कार्बन के हिसाब से हमने लगा दिया हेक्स, और ट्रिपल बंध है या त्रिबंध है तो उसमें लगता है आइन, तो आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे हेक्साइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4, और क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH। OH क्रियात्मक समूह मतलब एल्कोहल समूह, कौन सा समूह, एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए हम लगाते हैं ओल, क्या लगाएंगे, ओल। तो 1 2 3 4, 4 के हिसाब से हमने वर्ड यूज करेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओल, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगला है हमारे पास HCOOH। तो HCOH का भी हमने देखा था ऊपर कि ये मेथेनोइक अम्ल होता है। कैसे पहचानेंगे, तो एक कार्बन है तो मेथेन, और COH समूह जुड़ा है मतलब ओइक, तो मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी क्या होगी, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में से स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। कैसे समझेंगे इसको हम, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, और इसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या जुड़ जाता है उसमें, OH, क्या बन जाएगा, CH3, एक कार्बन कम हुआ और यहाँ पे आ गया OH। अब हम क्या करें, C2H6 में भी ऐसा ही हो कि OH क्या करे, एक हाइड्रोजन को हटा दे और क्या बना दे, CH2 5OH। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही क्रियात्मक समूह है, OH और OH दोनों, मतलब कौन सा समूह है, एल्कोहल समूह। दोनों ही क्या कर रहे हैं,
इसमें से हाइड्रोजन को और इसमें से भी हाइड्रोजन को, एक ही क्रियात्मक समूह इनको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों श्रेणी को जो ये हमको प्राप्त हुई है CH3OH और C2H5, इस श्रेणी को हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। संरचनात्मक समवाय किसे कहते हैं? समवाय का मतलब ये होता है जो अपना रूप बदल सकते हैं, और संरचना का मतलब क्या हुआ, जिनमें संरचना में समवाय हो। संरचना क्या हो सकती है, बदल सकती हो। ठीक है, तो ऐसे ही होगी जिनके अणुसूत्र समान होंगे, अणुसूत्र तो समान होंगे किंतु क्या भिन्न होगी, संरचना भिन्न भिन्न होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समवाय कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचनात्मक समवाय कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं कि मेथेन की बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे। पहले नंबर हम कार्बन लिख लेंगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, वो लिख लेंगे। अब हमको पता है कि 4 संयोजकता पूरी करने के लिए ये एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन को अपने पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2, इस हाइड्रोजन को भी 2, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। पर कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अष्टक पूरा कर लेगा या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन व अपमार्जक में अंतर क्या है कि साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण है, तो वो तो हो गई साबुन। अगर आप सोडियम और पोटेशियम की जगह क्या लिख दोगे, अमोनियम या सल्फोनेट लवण, तो वो बन जाएंगे अपमार्जक। ठीक है, तो ये भी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, पर इनमें किसके लवण जुड़ने के कारण लवण बनता है, अमोनियम या सल्फोनेट के कारण। इसमें किसके कारण बनता है, सोडियम या पोटेशियम के जुड़ने के कारण। दूसरा प्रश्न है, आप यह कठोर जल में झाग नहीं देती है, जबकि ये कठोर जल में झाग देती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ये जल में प्रदूषण नहीं करते हैं। जल को कोई भी जल में जाने के बाद या मिट्टी में जाने के बाद ये प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि ये जल प्रदूषण करते हैं। अगर पानी में जाएंगे या मिट्टी में जाएंगे तो उसका प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेल किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो मिसेल को समझाने के लिए हम देखते हैं कि साबुन के अणु की लंबी श्रृंखला में 2 सिरे होते हैं। जैसे हम बात करें कि साबुन की श्रृंखला में 2 सिरे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये जिगजैग लाइन वाला, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। ठीक है, 2 सिरे होते हैं, एक भाग जल रागी होता है, तो इसमें जो ये माइनस वाला पीछे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय भाग। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भाग। ठीक है, ये ध्रुवीय भाग जो होता है ये कैसा होता है, जलरागी होता है, तथा जल में कैसा होता है, घुलनशील। तो ये जल में घुलनशील होगा। जबकि दूसरा भाग जल विरागी होता है। तो जो ये वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये होता है जल विरागी। जल विरागी मतलब जल से दूर भागने वाला। तो जल से दूर भागने वाला है मतलब जल में घुलनशील नहीं होगा। तो यह क्या होगा, जल में घुलनशील नहीं होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि जल में घुलनशील नहीं है, पर इसका एक काम अच्छा है कि ये तेल के प्रति, तेल या ऑयल जो भी हम बोलते हैं उसके प्रति क्या होता है, तेल या ग्रीस। ठीक है, इसके प्रति क्या होता है, रागी होता है, मतलब ये तेल और ग्रीस से आसानी से चिपक जाता है। जबकि ये वाला जो भाग है जो जल में घुल रहा था, ये तेल और ग्रीस में नहीं घुलता है। तो इसी का फायदा हमको होता है सफाई में। इसमें क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास तेल की बूंद है, तो जैसे हम साबुन के साथ, पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो तेल वाली गंदगी है उससे तो हाइड्रोकार्बन भाग जो क्या है, जल विरागी, पर तेल और ग्रीस के क्या है, रागी हैं, तो उस पर तो चिपक जाएंगे। जबकि उनका जो ये ध्रुवीय भाग है जो क्या है, तेल में घुलनशील नहीं होता या जल में घुलनशील होता है, वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसमें साबुन के अणु की जो ये संरचना है जिसमें एक भाग अंदर की तरफ होगा तेल की तरफ और एक भाग होगा बाहर की तरफ, इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मिसेल क्या होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो संकलन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, बिना किसी का क्यों निकाले हुए। तो पैलेडियम
या निकेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये दोनों क्या है हमारे पास उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं किसी में, उत्प्रेरक इस तरह के पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सिर्फ उत्प्रेरक की तरह यूज कर रहे हैं ताकि ये अभिक्रिया को क्या कर सके, गति प्रदान कर सके। तो जब भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हमने पहले पढ़ा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन में बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एथीन है। क्या है, एथीन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध है, द्विबंध है। जैसे ही हम निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक बंध यहाँ से टूटेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो उनके साथ कौन आ जाएगा जुड़ने, एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गए। तो अब एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3, 1 2 3, और ये बीच में द्विबंध की जगह क्या हो जाएगा, एकल बंध। तो हमको क्या मिला, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक समूह तो क्या करता जाएगा, किसी एक चीज को हटाता जाएगा और उसकी जगह दूसरा समूह वहां पे आके जुड़ता जाएगा। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, ऊपर वाली अभिक्रिया हमने असंतृप्त के लिए पढ़ी थी, ये किसके लिए, संतृप्त के लिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब Cl2, फ्लोरीन, ब्रोमीन या किसी से भी कराई जाती है इनमें हैलोजन से, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH4 है, CH4 को हम ऐसे लिख देते हैं CH3 और H, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्या है, Cl2। एक क्लोरीन तो क्या जाएगा, इस H के साथ चला जाएगा, HCl बाहर, और एक क्लोरीन क्या करेगा, जहाँ से हाइड्रोजन गया है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, CH3Cl, और क्या बाहर हुआ, HCl। अगर हमने क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में ले रखा है तो वो क्या करेगा, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन को भी हटाएगा। तो एक क्लोरीन तो दूसरे हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा HCl, और एक क्लोरीन वापस से जहाँ हाइड्रोजन गया था उसी जगह जाके जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती जाएगी, और यहाँ पे हमको CH2Cl के बाद क्या मिलेगा, वापस अगर Cl2 से कराते हैं तो CHCl3, और कराएंगे तो CCl4। मतलब इसने सारे हाइड्रोजन को विस्थापित करके प्रतिस्थापित करके खुद यहाँ पे आके बैठ गया। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी उपयुक्त समीकरण भी लिखिए। तो जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर क्या होते हैं, एस्टर ये समझ लीजिए कि उच्च वसा अम्ल होते हैं, जिनमें वसा ज़्यादा मात्रा में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। जब इनकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है। तो जब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो उससे होगा क्या कि जो CH3COO और C2H5 जो एस्टर है, जब इसकी अभिक्रिया करी हमने NaOH के साथ, तो उसमें एक समूह जो ये दिख रहा है C2H5, ये तो चला जाएगा OH के साथ, तो C2H5 चला जाएगा OH के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ बचेगा Na+ और एक बचेगा CH3CO-। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक के साथ क्या जाके जुड़ रहा है, सोडियम। तो कार्बोक्सिलिक के जो सोडियम लवण होते हैं उसे तो हम साबुन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो ये कार्बोक्सिलिक का हमें क्या मिल जाता है, सोडियम लवण मिल जाता है। तो ये जो प्राप्त करने की विधि है, साबुन को प्राप्त करने की जो विधि है, इसे हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।